बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। जैसे कि आपको पता है कि टी टेस्ट से हम दो ग्रुप में कंपैरिजन करते हैं, फिर चाहे वो दो ग्रुप में से एक पॉपुलेशन और दूसरा सैंपल हो, जैसे वन सैंपल टी टेस्ट में, या वो एक ही ऑब्जेक्ट से हमने एक ही सब्जेक्ट से हमने दो दफ़ा डेटा रिकॉर्ड किया हो और बिफोर और आफ्टर में के फॉर्म में हमारे पास डेटा हो, तो वो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट होगा। और अगर दोनों सैंपल इंडिपेंडेंट हो, यानी दो ग्रुप्स हों सैंपल के और वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, ग्रुप वन और ग्रुप टू, तो इस केस में जो डेटा है उसकी कंपैरिजन हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट से करेंगे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो है उसमें हम ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि जो दो सैंपल्स हैं वो एक ही पॉपुलेशन से आए हैं या वो डिफरेंट पॉपुलेशन से आए हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर दोनों ही सैंपल एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हों तो उनके मीन्स आपस में सिमिलर होंगे, लेकिन अगर वो दो मुख्तलिफ पॉपुलेशन से आए हों तो उनके मीन्स जो हैं वो आपस में डिफरेंट होंगे। ठीक है, जो इक्वेशन है इसके लिए दो तरह के ये टेस्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं स्टूडेंट्स टी टेस्ट। स्टूडेंट्स टी टेस्ट जो है उसका इक्वेशन ये है, टी इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई एस पी मल्टीप्लाइड बाई वन बाई एन वन प्लस वन बाई एन टू अंडर रूट। अब इसमें अगर आप देखें तो जो एस पी है, एस पी जो है ये पूल्ड वेरिएंस को दिखाता है और इसका इक्वेशन फिर ये है, यानी पूल्ड वेरिएंस मालूम करने के लिए ये इक्वेशन है। अच्छा, इसमें जो स्टूडेंट टी टेस्ट है इसमें हम दो सैंपल की कंपैरिजन तो करते हैं, लेकिन ये उस वक्त वैलिड होता है जब आपके पास होमोजीनियस वेरिएंस हो। जैसे हमने जब टी टेस्ट का हमने पहला लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने इस पे बात की थी, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर हमें होमोजीनियस वेरिएंस ना हो या हमें पता ना हो कि होमोजीनियस वेरिएंस है कि नहीं है, तो हम स्टूडेंट टी टेस्ट की बजाय वेल्च टी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसका फार्मूला या इक्वेशन ये है, टी इज इक्वल टू एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार डिवाइडेड बाई एस वन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एस टू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन टू अंडर रूट। ठीक है, तो आम तौर पे हम बायोलॉजी के क्लास में वेल्च टेस्ट को ही परफॉर्म करते और इसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में या बॉटनी में इसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं इस एग्जांपल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें हम ये देखना चाहते हैं कि किसी राइजोबैक्टीरियल प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरियल स्ट्रेन का मेस सीडलिंग की रूट ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट है। यानी हम ये देखना चाहते हैं कि मेस सीडलिंग्स की रूट लेंथ जो है वो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरियल स्ट्रेन के इनॉकुलेशन से उसकी लेंथ में इजाफा होता है कि नहीं। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जिसमें हमने दो ग्रुप्स प्लांट्स के रखे होंगे। एक ग्रुप ऐसा होगा जिस पे हम राइजोबैक्टीरियम इनॉकुलेट नहीं करेंगे और दूसरे ग्रुप पे हम राइजोबैक्टीरियम इनॉकुलेट करेंगे। यानी हमारे पास दो ग्रुप्स होंगे, एक होगा कंट्रोल ग्रुप जिस पे हमने कोई इनॉकुलेशन नहीं की होगी और दूसरा होगा राइजोबैक्टीरियल ग्रुप जिस पे हम राइजोबैक्टीरियम इनॉकुलेट करेंगे। ठीक है, और फिर हम उसे रहने देंगे 1 वीक 2 वीक जितने अरसे के लिए हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और फिर हार्वेस्ट करके दोनों ग्रुप्स की रूट लेंथ जो है वो मेजर करके अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कंट्रोल प्लांट्स की रूट लेंथ मालूम की और उसको एक कॉलम में लिख दिया 5 4 6 5 5, ये फ़र्ज़ करें सेंटीमीटर में है। और इसी तरह से जिस ग्रुप को हमने राइजोबैक्टीरियम से इनॉकुलेट किया था उसकी भी रूट लेंथ हमने रिकॉर्ड की और वो एक अलग कॉलम में लिख दी है। ठीक है, अब हम आगे जो कैलकुलेशंस करेंगे वो इस तरीके से होगा कि जो इक्वेशन है उसमें दिए गए टर्म्स हम मालूम कर सकें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल ग्रुप का मीन मालूम करेंगे जिसे हम कहेंगे x बार 1 और ये बराबर है 5 के। फिर हम राइजोबैक्टीरियम ग्रुप का मीन मालूम करेंगे जिसे हम कहते हैं x बार 2 और ये 7 के बराबर है। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स 1 बार मालूम करेंगे, यानी कंट्रोल ग्रुप में के हर डेटा से हम
मीन की वैल्यू माइनस करेंगे और उसका जो भी आंसर आता जाएगा वो इस कॉलम में लिखते जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से एक्स माइनस एक्स बार 2 होल स्क्वायर, यानी अब राइजोबैक्टीरियम ग्रुप में के हर डेटा से हम राइजोबैक्टीरियल ग्रुप के मीन वैल्यू को माइनस करेंगे और फिर उसका स्क्वायर लेके यहाँ पे रिकॉर्ड करते जाएंगे। इस केस में भी हमने स्क्वायर ही लिया था, ठीक है। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार 1 होल स्क्वायर का जो है सम मालूम करेंगे, यानी सारों को जमा करेंगे, उसका समेशन जो है वो 2 के बराबर आता है। और इसी तरह से इस ग्रुप का भी हम समेशन मालूम करेंगे और वो समेशन जो है वो 6 के बराबर आता है, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब आपको पता है कि इक्वेशन में ऊपर यानी न्यूमरेटर में क्या था, वहाँ पे न्यूमरेटर में था x1 बार माइनस x2 बार। तो x1 बार भी हमने मालूम किया हुआ है, x2 बार भी मालूम किया हुआ है, जबकि डिनोमिनेटर में क्या था, उसमें जो है एक्चुअली वो था, उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर था दोनों ग्रुप्स का। तो इसलिए हमने ये पहले मालूम किया, सम ऑफ स्क्वेयर्स मालूम किया दोनों ग्रुप का, और अब आगे जाके हम क्या करेंगे, उस सम ऑफ स्क्वेयर की वैल्यूज से हम मालूम करेंगे वेरिएंस की वैल्यूज़। तो ये ग्रुप 1 का वेरिएंस आ गया ये वाला, और इसी तरह से हम ग्रुप 2 का वेरिएंस भी मालूम कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये टर्म मालूम करेंगे, यानी S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 प्लस S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 होल अंडर रूट। यानी क्या करेंगे, हम इस वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे n1 से। n1 कितना है आप यहाँ से गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, n1 भी 5 है और n2 भी 5 है। तो इस वैल्यू को 5 से डिवाइड करेंगे और इस वैल्यू को भी 5 से डिवाइड करेंगे, दोनों को आपस में जमा करेंगे। जमा करने के बाद उसका स्क्वायर रूट लेंगे और उसका जो आंसर है वो जो आएगा वो आएगा 0.63। तो अब क्लियर है, यानी हम क्या करेंगे, अब मीन 1 से मीन 2 माइनस करेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे इस टर्म से जिसका आंसर ये आता है। तो ये जब हम डिवीजन परफॉर्म कर लेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास आती है 3.16। अब इस वैल्यू का क्या मतलब है, हमें पता है कि हम जब भी कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हम एक सिग्निफिकेंस लेवल सेट करते हैं। कितना करते हैं, 0.05, ठीक है। और हम दो हाइपोथेसिस डिवाइस करते हैं, H0 और H1। इस केस में H0 क्या होगा कि मीन 1 जो है वो बराबर है मीन 2 के, जबकि जो H1 है वो हम किसी भी तरह से स्टेट कर सकते हैं, जिसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह सकते हैं। उसमें हम ये भी स्टेट कर सकते हैं कि मीन 1 बराबर नहीं है मीन 2 के। हम ये भी कह सकते हैं कि मीन 1 जो है वो छोटा है मीन 2 से। अगर हम ये कहेंगे कि मीन 1 और मीन 2 बराबर है तो ये टू टेल्ड हाइपोथेसिस होगा। अगर हम कहते हैं कि मीन 1 जो है वो मीन 2 से छोटा है या मीन 1 मीन 2 से बड़ा है तो ये वन टेल्ड हाइपोथेसिस होगा, ठीक है। तो हम अब जब ये हमने t की वैल्यू मालूम कर ली और हमने सिग्निफिकेंस लेवल सेट किया हुआ है, तो अब हम t क्रिटिकल वैल्यू मालूम करेंगे जो हम टेबल से पढ़ते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत होती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे बराबर होगा 2n माइनस 2। यानी जो n की वैल्यू है वो आपको पता है कि क्या है, 5 है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10, और 10 से 2 निकालेंगे तो आ जाएगा क्या, 8। So degrees of freedom in this case is 8 और significance level is 0.05। तो इन दोनों की मौजूदगी में या इन दोनों को लेके हम यहाँ टेबल से ये वैल्यूज़ पढ़ेंगे। आपको पता है कि significance level जो है वो इस केस में 0.05 है, और जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो हमने कैलकुलेट कर लिया 8। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये वैल्यू आती है 1.859, ठीक है। अब आप देखें कि ये जो क्रिटिकल टी वैल्यू है ये क्या है, ये क्रिटिकल टी वैल्यू जो है ये हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। एक तो क्रिटिकल टी वैल्यू जो है वो है 1.85 और जो कैलकुलेटेड टी वैल्यू है वो है 3.16। तो अगर आपको याद हो टी टेस्ट के पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम इन दोनों वैल्यूज़ में कंपैरिजन करेंगे। अगर टी क्रिटिकल जो है वो टी कैलकुलेटेड से कम है तो इसका मतलब ये है कि हम जो है H1 को एक्सेप्ट करेंगे।
H1 को एक्सेप्ट करेंगे, H0 को रिजेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये साबित कर लिया कि राइजोबैक्टीरियम स्ट्रेन की इनोकुलेशन के नतीजे में मेज़ की रूट लेंथ जो है उसमें इजाफा हो गया, क्योंकि H1 में हमने यही एज्यूम किया था कि मीन 2 जो है वो मीन 1 से ज़्यादा है। तो जब हम H1 को एक्सेप्ट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि मेज़ सीडलिंग की रूट लेंथ में इजाफा हुआ है राइजोबैक्टीरियल के इनोकुलेशन के नतीजे में। ये हमने किस तरह ये कंक्लूजन निकाला? हमने इस तरह निकाला कि कैलकुलेटेड टी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है क्रिटिकल टी वैल्यू से, इसलिए इन दोनों की कंपैरिजन के नतीजे में हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हम H1 को एक्सेप्ट कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।